मैं संजीव कुमार सिंबल ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग विषय बाल विकास प्रथम टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न पत्र टेट, सीटेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न पत्र की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी, संज्ञानात्मक यादृच्छिक क्रिया है। सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। डी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। इसमें से सही आंसर क्या होगा? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना जो है, ये जो है सी, संज्ञानात्मक संकार्य है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का सी ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, किसी नई भाषा को सीखने हेतु कहाँ से शुरू किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य। बी, शब्दों के निर्माण से। सी, वाक्यों के निर्माण से। उपयुक्त में से कोई नहीं। जब कोई नई भाषा कोई सीखता है तो वो जो है शब्द, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य के माध्यम से सीखता है। अर्थात कि पहले वो अक्षरों को सीखना चाहिए, फिर शब्दों के निर्माण को सीख कर उसके बीच के सहचर्य के माध्यम से वो नई भाषा को सीख लेता है। तीसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होती हैं? मतलब समावेशी शिक्षा में किस तरह के विद्यार्थी शामिल होते हैं? ए, केवल विशिष्ट छात्र। बी, सामान्य व विशिष्ट छात्र। सी, केवल सामान्य छात्र। डी, बहुभाषी व प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी शिक्षा में शामिल होने वाले छात्र जो होते हैं वो होते हैं बी, अर्थात सामान्य व विशिष्ट छात्र। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा में उन बालकों को, सभी बालकों को शामिल करना होता है, वह चाहे विकलांग हो, मंदबुद्धि हो, जड़बुद्धि हो, दृष्टिबाधित हो, श्रवणबाधित हो, सभी बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखकर पढ़ाया जाता है। यही समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा है। आइए देखते हैं चौथे नंबर के प्रश्न को। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ए, व्यवहारात्मक। बी, दैहिक। सी, संज्ञानात्मक। डी, संवेदी। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, ये सब संवेग के तत्व हैं, लेकिन संवेदी जो है वो जो है ये संवेग का तत्व नहीं है। आते हैं अब हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न पर। 5वां नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो बच्चों, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये सभी एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है, लेकिन स्वेच्छाचारी जो होती है वो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं होती है। इस प्रकार से 5वें नंबर का जो आंसर होगा वो ए होगा, स्वेच्छाचारी। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 6वें नंबर पे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। इसमें जो है सरल से कठिन की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। निश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी है। दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी है। लेकिन निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है, ये शिक्षण सूत्र में शामिल नहीं है ये। आते हैं अब हम लोग 7वें नंबर के प्रश्न पर। 7वां नंबर का प्रश्न कहता है, सूक्ष्म शिक्षण सत्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं, तो उनका स्टेप, सही स्टेप क्या है? सही स्टेप में पहला पद क्या है? पहला स्टेप क्या होता है? तो सही स्टेप इसका यही होता है, योजना बनाना, प्रस्तावना, शिक्षण व प्रतिपुष्टि, इस चारों के अनुसार। तो इसमें जो है पहला पद आएगा वो आएगा आपका योजना बनाना।
योजना बनाना जो है शिक्षण सूत्र का पहला वो है। इस तरह से 7वें का सी। निम्न में से 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पहला है पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। तो निम्न में से पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना ये सभी शिक्षण में शामिल नहीं होते हैं। अन्वेषण जो होता है ये शिक्षण में शामिल होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा। अब आते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? पहला ऑप्शन है दृष्टि संवेदना, बी स्पर्श संवेदना, सी ध्वनि संवेदना, डी प्रत्यक्षण संवेदना। पहले प्रश्न को समझिए। जब कोई किसी को बुलाता है तो वो किस तरह से उसका रिप्लाई करता है? दृष्टि अर्थात कि आंख से देखकर रिप्लाई करना, अगर सामने है तो आंख से देख कर रिप्लाई करेगा, सामने है तो स्पर्श द्वारा भी उसका वो कर सकता है, डी ध्वनि के माध्यम से करना, और प्रत्यक्षण अर्थात कि प्रत्यक्ष सामने से खड़े होकर। तो इसमें से जो होगा आंसर होगा वो सफिशेंट वो होगा ध्वनि संवेदना, अर्थात कि आवाज़ के माध्यम से उसका जवाब देना। आइए 10वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, सी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, काल्पनिक भयों का अंत। बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो वो किस तरह की वो कार्य नहीं कर सकता है, तो इसमें जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ उसमें नहीं होती है। तो इस तरह से होगा 10वें का जो है ए आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं आपके 11वें नंबर के प्रश्न को। 11वां नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पावलोव, बिने, चोम्स्की, मास्लो। मानव भाषा विकास से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है? तो वो है चोम्स्की। चोम्स्की का जो नाम है वो भाषा विकास से जुड़ा हुआ है, भाषा के डेवलपमेंट और भाषा के अलग अलग प्रयोग के माध्यम से कैसे सिखाया जा सकता है, इसमें वो जुड़ा हुआ है। आइए अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को। 12 नंबर का प्रश्न कहता है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास में भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग था वो अधिगम के प्रयास में भूल का सिद्धांत जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग व एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, और आपका आ जाएगा सी नंबर का ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही है। सी जो है वो कहता है कि जो है 10 से ऑप्शन नंबर इसमें जो है वो है आपका 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है?
पहले प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय, वस्तु का स्वरूप। तो इसको प्रश्न को आप जान लीजिए कि कैसे है। इसका सही आंसर होगा डी, विषय वस्तु का स्वरूप। 14 नंबर का जो है डी आंसर इसमें सही है। देखते हैं हम लोग 15 नंबर पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य जो है वो ए है, सहायतापरक व्यवहार, ये सामाजिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो बच्चों इसमें से जो है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम व तत्परता का नियम ये थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में पहले से शामिल था, लेकिन जो है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है वो शामिल नहीं था। इस तरह से 16 का जो होगा वो ए होगा। आइए अब चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो वो जो बल देता है वो व्यवहार पे बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आइए अब चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नेमेस्टिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नेमेस्टिक अनुबंधन है। इस प्रकार से 18 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। डी, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक, क्या पूछ रहा था प्रश्न में? कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछा उसमें। आइए अब चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पर। किंडरगार्टन की विधि का प्रतिपादक किसने किया? बुक, फ्रोबेल, मोंटेसरी, डाल्टन। तो इसमें से सही आंसर है फ्रोबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से और गणितीय कौशल समस्या से, वाक क्षमता संबंधी समस्या से या विकार से। तो प्रश्न क्या कहता है? डिसलेक्सिया संबंधित है लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से। इसमें सही आंसर होगा आपका पढ़ने संबंधी समस्या से। यह पढ़ने की समस्या है, इसमें बालक को पढ़ने संबंधी विकार देखने को मिलता है। बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जो है यह समस्या डिसलेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है एक तरह का। अब आइए देखते हैं हम लोग 22 नंबर का प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति पर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर,
दूरवर्ती स्तर, इसमें से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ये होगा आपका दूरवर्ती स्तर। डी ऑप्शन सही है। दूरवर्ती स्तर जो होता है वो शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता, और ये तीनों स्तर होते हैं, स्मृति पर, अवबोध स्तर और परावर्ती स्तर, ये तीनों स्तर होते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस, बी यूकम, सी सिप्सन, डी कोलेसनिक। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर मेस ने कहा था कि हम करके सीखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद, शब्द। संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई जो होती है वो रूपग्राम होती है। इस तरीके से 24 का बी सही है। सीखना एक तरह के व्यवहार का, पहला ऑप्शन है संशोधन है, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। ठीक है, इस तरह से 25 का जो है ए ऑप्शन सही है। 26 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। तो इसमें से कौन नहीं है? तो वो है वर्णन नहीं है। शिक्षण का स्तर वर्णन जो होता है वो नहीं होता है। आइए अब देखते हैं 27 नंबर के प्रश्न को। 27 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूहों एवं खेलों में सहभागिता। निम्न में से बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है तो अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूहों एवं खेलों की सहभागिता। तो इसमें से सी ऑप्शन जो होगा वो जो है सही होगा, जिज्ञासा की कमी। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कोई कमी नहीं होती है। जिज्ञासा से बालक भरा होता है। वो प्रत्येक बात पर प्रत्येक प्रश्न पूछता रहता है। वो अपने पेरेंट्स से प्रश्न पूछता है, वो अपने टीचर से प्रश्न पूछता है। उस तरह से वो अपनी जिज्ञासा को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इस तरीके से 27 का सी आंसर जो होगा वो सही होगा। 28, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही वर्ड जवाब होगा आपका उद्दीपक सामान्यीकरण। अर्थात कि वो जो है काली गाय, काला कुत्ता अर्थात काली वस्तु को देखकर डरता है। अर्थात कि एक सभी चीज़ों में एक सिमिलरिटी है, अर्थात कि एक जैसी चीज़ों को देखकर वो डर रहा है। तो इसमें जो होगा वो सी होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। 29 नंबर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रयास और भूल का सिद्धांत जो है वो थर्लडाइट का है। उसने जो है एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। 30 नंबर का प्रश्न, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत व अधिगम का सिद्धांत। कोहलर एक मनोवैज्ञानिक थे जो अधिगम के सिद्धांत से शामिल थे। अधिगम के सिद्धांत को दिया था उन्होंने। वो इस तरीके से आपने देखा बाल विकास के 30 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पेपर आपका, नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अगली वीडियो में आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।